विमला के जीवन में इन दिनों आंसुओं के रंग ने डेरा जमा रखा है। 4 साल की अपनी दिव्यांग बेटी गुंजा और 4 महीने के दुधमुहे बच्चे मुन्ना के भविष्य को सोचते हुए वो अपने किराए के कमरे में आंसुओं को थामे बैठी है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इतनी रात को कौन है? कहीं वही तो नहीं? हे भगवान, ये कैसी मझधार में डाल दिया है आपने मुझे। मन ही मन ये कहते हुए और धड़कते दिल से उसने दरवाजा खोला। विमला जिसके बारे में सोचते हुए घबरा रही थी, दरवाजे पर वही था। आप फिर से इतनी रात को? रात? अपने घर आने में रात क्या और दिन क्या, कंबल फाड़ के। ये कहते हुए समरेश विमला के घर में घुस आया। विमला का मन तो किया कि उसे दरवाजे पर ही रोक ले, लेकिन वो मजबूर थी। बच्चे सो गए क्या, कंबल फाड़ के? अरे ऊंचा सुनने लगी है क्या? मैंने कहा बच्चे सो गए हैं क्या, कंबल फाड़ के? जी, सो तो गए हैं। विमला देख, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। पिछले 4 महीने से तूने किराए का 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैं जब भी आता हूँ तू कहती है कुछ दिन के बाद दे दूंगी, कुछ दिन के बाद दे दूंगी। आखिर तेरा वो कुछ दिन कब आएगा, कंबल फाड़ के? ये कहकर समरेश विमला के एकदम करीब आ गया। उसकी इस हरकत पर विमला थोड़ा पीछे हट गई। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। अरे क्या हुआ, पीछे क्यों हट गई? समरेश जी, भगवान के लिए आप इतनी रात को मत आए करिए। देखिए, मैं एक विधवा औरत हूँ। आपके इस तरह इतनी रात को आने से मुझ पर 50 सवाल उठने लगते हैं। और जहां तक रही किराए की बात, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। देख विमला, कोई भी चीज की सीमा होती है ना? अब वो सीमा पार हो चुकी है। अब मैं तुम्हें ज्यादा दिन की मोहलत नहीं दे सकता, कंबल फाड़ के। ऐसा मत करिए समरेश जी, आपको तो पता है ना मैं कितनी तकलीफों में हूँ। विमला की इस बात को सुनकर समरेश मुंह बनाते हुए बोला कि तकलीफ में तो मैं भी हूँ, लेकिन तू चाहे तो मेरी तकलीफ पल में दूर कर सकती है। देख, पैसे की तो फिक्र मत कर, तुझे जब तक रहना है रह, लेकिन मुझे खुश कर दे और फिर 6 महीने के लिए निश्चिंत होकर यहाँ रह, कंबल फाड़ के। ये कहकर समरेश एक बार फिर जानबूझकर विमला के करीब आ गया। इसी बीच विमला का छोटा बेटा जाग गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज को सुनकर मन ही मन समरेश ने कहा, कबाब में हड्डी। विमला अपने बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने लगी। अरे मुन्ना, क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है? माँ है ना तेरी, यहीं पर तो है, कहीं गई थोड़ी ही है। इतनी देर में विमला की दिव्यांग बेटी भी जाग गई। उसे भी जागा देखकर समरेश ने नाक भौं सिकोड़ लिए और विमला से कहा, सुन विमला, रात सच में ज्यादा हो गई है। मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन फिर से आऊंगा। तू एक बार मेरे कहे पर गौर कर, जिंदगी तेरी सही हो जाएगी। हाँ, कंबल फाड़ के। ये कहकर समरेश वहां से चला गया। मजबूर विमला उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अजीब दुनिया है ये। कहने को तो औरतों की पूजा करने की बात करती है, लेकिन हर पल हर घड़ी उसकी आत्मा को छलनी करने पर उनकी नजर होती है। विमला का पति हेतराम कुली का काम करता था। बहुत ही मेहनती था वो। कुली कुली साहब, कुली साहब, ये 3 सूटकेस और 2 बैग हैं, कितने पैसे लोगे? अब 150 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं 100 रुपए से 1 पैसा भी अधिक नहीं दूंगा। साहब, मैं गलत पैसे नहीं मांग रहा, यही रेट है। आप चाहे तो रेट लिस्ट देख लीजिए। हेतराम सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन मेहनत के अनुसार उसकी कमाई नहीं थी। फिर भी उसकी कमाई से उसका घर ठीक से चल जाता था। इस बीच विमला दोबारा गर्भवती थी। ये जानकर वो बहुत खुश था। अरे, तूने तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन हमारा घर अभी ही बहुत दिक्कत से चलता है। एक और बच्चे के आने के बाद तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, जो आता है अपना भाग्य लेकर आता है। और सुन, मैंने तुझे बताया नहीं, आज बता देता हूँ। जल्दी ही मैं सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला हूँ। वो क्या है ना कि तुझे तो पता है, कूले के काम में मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिलता है। सब्जी की रेहड़ी लगाऊंगा तो पैसे भी अधिक मिलेंगे और तेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। समय अपनी गति से बीत रहा था। विमला की डिलीवरी का दिन नजदीक आ गया था। उधर हेतराम ने भी सब्जी की रेहड़ी की सारी तैयारी कर ली थी। उस शाम वो रेहड़ी खरीदने जाने वाला था। आज उसके कुली के काम का आखिरी दिन था और शायद उसके जीवन का भी। सालों तक इन कंधों ने लोगों का बोझ उठाया है, अब इन कंधों पर नई जिम्मेदारी होगी। वो ये सोच रहा था, तभी ट्रेन के आने की सूचना हुई। ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी और वो तेजी से भागकर ट्रेन के डिब्बे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा ट्रेन के नीचे आ जाता है। हेतराम की मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर जैसे ही विमला को लगती है, वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? ये सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ।
विमला की दिव्यांग बेटी गुंजा का भी रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मुर्दे को कहाँ सुनाई पड़ती है अपनों की चीख और कहाँ दिखाई पड़ते हैं उसके आंसू। विमला और गुंजा रोए जा रहे थे। अचानक विमला के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। आह आह, मेरे पेट में जोरों का दर्द हो रहा है। विमला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसने एक बेटे को जन्म दिया। अपने बेटे के चेहरे को देखकर विमला और भी फूट फूट कर रोने लगी। तू क्या भाग्य लेकर आया है मेरे मुन्ने, तेरे जन्म के पहले ही तेरे सिर से पिता का साया उठ गया है। पति की मौत के बाद विमला का जीवन कांटों से भर गया। एक साथ उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ गई। अपने समेत अपने बच्चों का पेट उसे पालना ही था, घर का किराया भी तो भरना था। विमला का मकान मालिक समरेश बदमाश किस्म का आदमी था। हेतराम की मौत के बाद वो विमला पर बुरी नजर रखता था और उसके सम्मान को रौंदना चाहता था। सही मौका मिला है मुझे। हेतराम तो मर गया, लेकिन ये खजाना मेरे लिए छोड़ गया है। बस किसी तरह इस खजाने को हासिल करना है मुझे। उधर विमला काम की तलाश कर तो रही थी, लेकिन 3 महीने इधर उधर धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर का राशन और सारी जमा पूंजी तो कब की खत्म हो गई थी। कोई काम देने को राजी ही नहीं है। इधर ये मकान मालिक अपनी गिद्ध दृष्टि मुझ पर लगाए बैठा है। उसने कल फिर आने को कहा है। अरे क्या करूंगी मैं? कल कहाँ से लाऊंगी पैसे? कहाँ से दूंगी किराया? क्या मुझे समझौता करना होगा? विमला उस रात सो नहीं सकी। उसे सब कुछ अंधकार सा लगने लगा था। एक ओर तो उसे अपने बच्चों की चिंता थी, दूसरी ओर अब उसके पास अपना सम्मान बचाने का कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, आपने औरतों को इतना मजबूर, इतना कमजोर क्यों बनाया है? नहीं, औरतें कमजोर नहीं, औरतें तो दुर्गा है, औरतें काली हैं। अपने सम्मान की लड़ाई मुझे खुद लड़नी होगी। उस रात विमला ने कुछ तय कर लिया और अगली रात जब समरेश रात के अंधेरे में उसके घर आया तो। क्यों री विमला, तूने कुछ तय किया क्या? कंबल फाड़ के। हाँ साहब, तय कर लिया। बोलो क्या करना है मुझे? अरे वाह, ये हुई ना बात। करना क्या है? बस मुझे खुश करना है। और वो कैसे करोगी पता है ना, या तुम्हें मैं बताऊं? ये कहकर समरेश ने विमला के हाथों को पकड़ा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन तभी एक आवाज से समरेश का गला सूख गया। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, छोड़िए उन्हें। समरेश ने जब अपने सामने अपनी बेटी को देखा तो शर्म से उसकी आंखें झुक गई। मुझे तो शर्म आ रही है आपको पिता कहते हुए। एक मजबूर विधवा औरत के सम्मान की कीमत आपकी नजर में क्या है ये मैं जान गई। बेटी पूर्णिमा, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं कर रहा था। ये औरत ही मुझ पर डोरे डाल रही थी। आपकी इज्जत मेरी नजर में पहले ही गिर गई है। अब और झूठ तो मत बोलिए। विमला ने सारी बात कल ही मुझे बता दी है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज वहां गूंजने लगी। पूर्णिमा ने खुद पुलिस को अपने पिता को गिरफ्तार करने के लिए फोन किया था। पुलिस समरेश को गिरफ्तार कर ले गई। मेरे पिता की गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पता नहीं लोगों की ये सोच कब बदलेगी कि औरत अबला नहीं सबला है। विधवा औरत कोई वस्तु नहीं, वो भी एक इंसान है। विमला को समरेश से मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन मन में आ रहे सवालों से नहीं। क्या आपके पास है विमला के सवालों का जवाब?